सर एक होता है नॉलेज और एक होता है एप्टीट्यूड, एक इंसान की पर्सनालिटी। तो यूपीएससी जैसी एग्जाम जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जैसे आपने कहा कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, मतलब आपके पास कितना भी नॉलेज हो, दैट इज नॉट ए श्योरिटी फॉर दिस सिलेक्शन। तो किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए एक इंसान का, किस टाइप का एप्टीट्यूड होना चाहिए लाइफ में इसको क्रैक करने के लिए? कन्विक्शन होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। पर आपको लगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मान के एंटर करता कि हाँ भाई मैंने तो पहली बार में 25th रैंक ले ली थी पीएमटी में, तो यहाँ भी पहली बार में कर जाऊंगा, और फिर नहीं होता है, फिर आदमी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाए डिमोरलाइज हो जाता ना। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, और आप एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके चले कि 2 साल 3 साल 4 साल तक मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, जितना मैं दे सकता हूँ उतने एफर्ट करूँगा। उस केस में मेरा मानना है कि अगर पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। जहाँ तक एप्टीट्यूड की बात है, काफ़ी डाइवर्स एग्ज़ाम है। प्रीलिम्स में आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आते हैं, आपका जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, बेसिक लैंग्वेज की नॉलेज है, इसके अलावा सराउंडिंग्स में जो करंट अफेयर्स की जो घटनाएं हैं वो देखते हैं। फिर आप मेंस में जाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट की स्पेशलिटी है, वहाँ एक्चुअल में आपके सब्जेक्ट की नॉलेज की टेस्टिंग होती है। देन ऐसे वाला कंपोनेंट है, उसमें आपके जो एक्सप्रेशन की स्किल्स हैं और आपका नॉलेज बेस कितना वाइड है वो टेस्ट होता है। इंटरव्यू में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल कैसी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कितना ऑनेस्टी के साथ आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो। तो एग्ज़ाम की डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप तैयारी भी अगर उसी तरीके से करोगे, मेरा मानना है तब सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप एक रिसर्चर के माइंड सेट के साथ घुसेंगे, वो सब्जेक्ट की डेप्थ में ही अगर चले जाते जाएंगे, तो हो सकता है कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो बन जाए, बट सिलेक्शन की गारंटी आपकी उसमें नहीं रहेगी। है। तो आपके कहने वाला हो कि 360 डिग्री नॉलेज इज थ्री मच सिक्सटी मोर डिग्री इम्पोर्टेंट। अप्रोच, यस। तो सर काफ़ी टफ है तो मतलब क्योंकि किसी एक फील्ड को स्टडी करना तो फिर भी एक बार डुएबल है, लेकिन करंट अफेयर्स भी जानना, हिस्ट्री भी जानना। जैसा मैंने बताया कि आपको डेप्थ में नहीं जाना, हर सब्जेक्ट की एक जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए, और आपके जो दो मेंस के सब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनकी आपके पास एक अप टू सर्टेन लेवल ऑफ डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस क्या थे सर आपकी लाइफ में? डिस्ट्रैक्शन, मेरा मानना है कि जैसे फर्स्ट टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं इंटरव्यू लेवल तक पहुंच गया था। सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो गया था, बट चॉइस ऑफ सर्विस नहीं मिली। ओके। तो एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो डावाडोल होता है ना आदमी का, उस वजह से कुछ थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ। तो बट मुझे लगा कि ठीक है, कैरियर ऑप्शन तो है ही साथ में, लगे रहते, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है। तो कितने भी आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, कभी कभी कॉन्फिडेंस आदमी का और हिल जाता है। उस डिस्ट्रैक्शन से, जैसे आपने कहा कि भाई सेकंड टाइम में सिलेक्शन हो गया लेकिन डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिली, तो वो जो एक लालच है कि यार शायद मैं ले लूं शायद नहीं लूं, या ये अभी मिला है शायद ये भी ना मिले, उस उसको उससे लड़ने की करेज कहाँ से आती है इंसान में, या आपने कहाँ से वो गैदर किया कि नहीं यार मैं कर लूंगा इस? तो कैरियर बैकिंग जैसा मैंने बताया ना, जैसे सेकंड टाइम में मेरे को जो सर्विस मिली थी, मुझे लगा कि इससे ज़्यादा बेटर तो मैं, मेरा प्रेजेंट स्टेटस है, IRS IT? मुझे लगा मेडिकल फील्ड ज़्यादा ठीक है, तो इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। थर्ड टाइम में आई गोट IRS इनकम टैक्स। उस केस में मेंस एग्ज़ाम देने के बाद ज्वाइन कर लिया था, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही इंटरव्यू हो गया था। इंटरव्यू के बाद फिर फाइनली IAS मिल गई। तो आपका कैरियर का जो बैकअप है वो किस लेवल का है, आई थिंक वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि आप कितने को जो कॉन्फिडेंटली आप उसके लिए? अप्रोच आप कैसे रखते हो। सर तो वो मोमेंट याद है जिस दिन आपका रिजल्ट आया है, आपको सिलेक्शन की वो लिस्ट में आपका नाम आया, वो मोमेंट कैसा था? और उस टाइम हम लोग NADT में थे, नागपुर नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जहाँ तक मेरे को ध्यान है, रिजल्ट आया उस समय तो मैं सो रहा था,
हमारी एकेडमी में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ था एक साथ ही। तो 2-3 भाई लोग आए, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा भी हो गया। फिर उसके बाद तब तक शाम हो गई थी। हम्म। ऐसे दोस्तों के साथ जो पार्टी होती है, पहले घर फ़ोन किया, शादी हो गई थी तब तक मेरी, वाइफ को फ़ोन किया, पेरेंट्स को फ़ोन किया, उसके बाद दोस्तों के साथ पार्टी की। और घर वालों का क्या रिएक्शन था सर, जब आपकी इतनी लाइफ लॉन्ग जो तपस्या रही मेडिकल, और हर स्टेज पे उन्होंने आपको जीतते हुए देखा हर बार, जैसे आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 25, और जब ठीक है डीएम आप बने, फोर्थ आईएएस क्रैक किया, फोर्थ अटेम्प्ट में किया, लेकिन वो घर वालों की भी एक तपस्या रही होगी आपके साथ में। तो जब वो फोर्थ टाइम आपने क्रैक किया, तब उनका रिएक्शन कैसा था? फोर्थ टाइम का जो इंटरव्यू और मेंस के बीच में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। फादर को फ़ोन किया तो उनका ये कहना था कि अभी तक तुम्हारे साथ लक का फैक्टर नहीं था, लेडी और लक। लेडी लक। तो इससे पहले जो 3 इंटरव्यू दिए, मेरे मार्क्स काफ़ी कम थे। एक बार 110, एक बार 115 थे, एक बार 140। इस फोर्थ वाले इंटरव्यू में आई थिंक 170 प्लस आए थे। तो उनका तो पहला रिएक्शन यही था। तो एक और अंकल है जान पहचान के, उन्होंने भी यही कहा कि बेटा तुम्हारे, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे जो लेडी लक की कमी है, इस बार मेंस तक तो तुम अपनी मेहनत से निकाल लेते थे, इस बार वो लक फैक्टर भी तुम्हारे साथ था। ठीक है? तो फर्स्ट रिएक्शन फादर का ये था। तो सुन के अच्छा लगा या अंदर से? नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर सिर्फ मेहनत की बात होती तो फर्स्ट टाइम ही इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते। कहीं ना कहीं आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इस एग्ज़ाम में लक की कितनी ज़रूरत इम्पोर्टेंस। पड़ती है, कितनी इंपॉर्टेंस है, तो तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी ज़रूरी है। सर तो क्रैक कर लिया आपने और वही पुराना है ना, इंद्रजीत जी का सपना पुराना के डीसी का बंगला, डीसी की गाड़ी, रियलिटी चेक कब मिला आपको? रियलिटी चेक जब पहली फील्ड पोस्टिंग मिली एज एसडीएम नागौर क्यों सर? में, खींवसर सब डिवीजन में मिली थी। वीडियो में और मूवीज में देखते हैं बड़ा घर और ये सब, वो एसडीएम लेवल पे वो उतनी सब चीज़ें नहीं रहती। घर भी नॉर्मल साइज का है, बोलेरो गाड़ी आपको मिलती है। वो जो पर्टिकुलर सब डिवीज़न था, थोड़ा सा रूरल सेटअप का सब डिवीज़न था, तो मार्केट भी बड़ा छोटा सा था। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ से कंपेयर करके बताऊँ, आप बागीडोरा गए होंगे, जी। बागीडोरा टाइप का मार्केट था। बागीडोरा जैसे ही सेटअप का जी। सब डिवीज़न था। तो तब लगा कि भाई जो ओरा दिखाया जाता है और पैरा फ्रेंडली दिखाया जाता है, दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द सर्विस। एक्चुअल में जो आपको करना है, एक्चुअल जो एक्सपीरियंस ये सर्विस देती है, जहां आप कभी जाने की सोचोगे भी नहीं, उस ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ ये जाने का आपको मौका देती है, और इतने डाइवर्स फील्ड में काम करने का जो एक्सपीरियंस देती है। आई थिंक फर्स्ट रियलाइजेशन 2017। सर वो कहते हैं ना बचपन में बच्चे को समझाया जाता है कि बेटा 10th पास कर लो फिर लाइफ में मजे ही मजे, है ना? फिर वो पास करता है, फिर कहता है 12th पास कर लो बेटा लाइफ में मजे ही मजे। फिर कहते हैं बेटा बस कॉलेज पास कर लो फिर लाइफ में मजे ही मजे। ऐसे करते करते शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, फिर अब तो एंड में लोग कहने लगे बेटा एक बार मर जाओ फिर मजे ही मजे। तो इतना टफ एग्जाम क्रैक करने के बाद में भी जब आपको वापस से लगा कि नहीं यार, अब तो मैं ग्राउंड में एंटर हुआ हूँ, अब मुझे वापस जीरो से स्टार्ट करके ग्रो करना है यहाँ से, तो वो कैसी फीलिंग होती है? अभी भी मुझे अचीव करना है, अभी मुझे प्रूव करना है, बिकॉज आई थिंक आईएएस इज व्हाट 0.01% ऑफ द पॉपुलेशन या उससे भी कम। आई थिंक 4-5 हज़ार के आसपास होंगे इंडिया में। जी, विच इज लाइक 0.0001, मतलब बहुत ही मिनिस्क्यूल और रेयर नंबर है। उस स्टेज पे जाके भी अगर इंसान को अपने आप को प्रूव करना पड़े तो कितना। ये जो बहुत ज़्यादा ओरा बना रखा है, मेरा मानना है कि ओवर हाइप चीज़ है। आपका नंबर कम है, आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे काम करने का मौका मिलता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर आपने सिर्फ ये सोचा कि हाँ मैं तो एंटर कर गया, ठीक है, आप एक बार एंटर कर गए, आपको निकालना बड़ा मुश्किल है। आपको स्टेचुअरी सपोर्ट है, उसकी वजह से इतना इजीली नहीं निकाला जा सकता। आप काम नहीं करोगे तो भी आप कहीं ना कहीं नहीं, बैठे ठीक है, रहोगे। ठीक है। बट
एक जो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आना चाहिए वो तभी आएगा जब आप कंटिन्यूस मेहनत करोगे। आप तो किसी फील्ड में चले जाओ, कॉर्पोरेट फील्ड की बात करें, मेरा ब्रदर है कॉर्पोरेट फील्ड में, अभी भी रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई चीज़ पढ़ता है, कोई ना कोई चीज़ सीखता रहता अपग्रेडेशन। है। और मेरे लिए भी उसकी यही एडवाइस रहती है कि अगर अपडेट होना छोड़ दिया तुमने तो तुम एक टिपिकल जो बाबू वाला तमगा लोग देते हैं ना, वही रह जाओगे, बस फाइलें घिसते रहोगे, नया काम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपग्रेडेशन, कंटिन्यूस लर्निंग हर जगह पे इम्पोर्टेंट है। आईएएस में भी उतनी ही इम्पोर्टेंस इस चीज़ की कि आप किसी भी पोस्ट पे हो उसको पूरे से अच्छे से समझो, आप काम क्या करना चाह रहे हो उसकी पूरी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर एरिया में हैपनिंग्स क्या हो रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, वो अगर आपको पता होगी तो ही अपना आउटपुट भी अच्छा दे पाओगे, तो आपका जो मेन काम है पब्लिक सर्विस उसको भी आप अच्छे से डिलीवर कर पाओगे। फिर फर्स्ट टाइम एसडीएम बनने के कितने साल बाद आप फर्स्ट टाइम डीएम बने? नॉर्मली एसडीएम का टाइम पीरियड 1 से 2 साल के बीच रहता है। मैं लगभग 2 साल के आसपास एसडीएम रहा। एसडीएम के बाद सेकंड पोस्टिंग जिला परिषद या म्यूनसिपैलिटी में होती है, जी। तो लगभग 2 साल ही मैं सीओ जिला परिषद रहा। फिर कुछ टाइम तक जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में रहा। जी। 17 सितंबर में एज एस डी एम ज्वाइन कर लिया था और एस डी एम फर्स्ट पोस्टिंग आई थिंक जुलाई 22 में थी, डूंगरपुर। डूंगरपुर।